number of waves made by a Bohr electron in one complete revolution in third orbit is in third orbit is right. Let me explain you first. राइट, देखिए वो पूछ रहा है नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करो, मतलब आपको निकालना क्या है। अभी हमने नंबर ऑफ वेव्स का मतलब देखा था। नंबर ऑफ वेव्स का मतलब आपको निकालना है एन, बराबर है, लिख के दिया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ वेव्स ये निकालना है आपको। ऑर्बिट आपको दिया है कौन सा, थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट आपको कौन सा दिया, थर्ड ऑर्बिट। तो वैसे थर्ड ऑर्बिट आपको दिया हुआ है। क्लियर, बोर्स इलेक्ट्रॉन बोले थर्ड ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट अगर है तो थर्ड ऑर्बिट है मतलब उसका रेडियस मान लो r3 है। हम मान लेते हैं उसका रेडियस जो है, रेडियस r3 है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट मान लिया हमने ऐसा मान लिया। वैसे तो एक झटके में इसको देख के आप आंसर बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता चुका था कि एन का दो मतलब है। एन का एक मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वेव्स। एन का दूसरा मतलब भी आपको मैंने बताया था, अगर रेडियस आपको स्पेसिफिकली नहीं दी हो। एन का दूसरा मतलब था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, इंटीजर 1 2 3 4, राइट। और एन का प्रिंसिपल, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट दिया है, तो थर्ड ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है, एन इज इक्वल टू कितना होगा, 3। रतराज करेक्ट, सभी को पता है, राइट। एन इज इक्वल टू कितना होगा, 3। एक्चुअल में इसका आंसर एन इज इक्वल टू 3 है ना, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो एन इज इक्वल टू 3 आप आंसर मार के छोड़ देते, खत्म, इतना ही है इस। लेकिन मान लो अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप ऐसे करते हैं कि r3 आप लेते रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि रेडियस आपको दी नहीं है, बराबर है। फिर आप उसी पे आते हैं, जो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया था बताओ, 2 पाई r। अब यहाँ पे r3 रेडियस ले रहे तो r3 आता, दैट इज इक्वल टू क्या लेते आप, एन एच अपॉन क्या लेते बताओ, यहाँ पे p, दैट इज इक्वल टू क्या लेते यहाँ पे एन लैम्डा, जो हमारा आ चुका है इक्वेशन, बराबर है। ठीक, अब मान लो कि आपने सरकमफरेंस, है ना, सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट लिया है, क्या ये 2 पाई r3, क्या लिया है 2 पाई r3, एक वेवलेंथ जो है, आपने वेवलेंथ भी उसने बताई नहीं थी, मान लिया आपने लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ बताया है ना, ना रेडियस बताया ना वेवलेंथ बताया, आपने मान लिया कि रेडियस r3 है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, राइट। तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा ना, दिस इज सर्कम्फरेंस ऑफ द ऑर्बिट एंड दैट इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्बिट क्या बोला है उसने, थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो थर्ड ऑर्बिट बोला है तो यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ द ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जैसे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 3। तो आपका आंसर क्या होता है 2 पाई r3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाता है लैम्डा, 3 इंटू क्या हो जाता है बताओ, लैम्डा हो जाता कि नहीं। और 3 इंटू लैम्डा अगर आपका आ जाता है ना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट 3 बोला है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि इसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। थर्ड ऑर्बिट बना सीधा, क्योंकि ना रेडियस दिया है ना वेवलेंथ दिया है, कुछ नहीं दिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अज्यूम करोगे कि रेडियस r3 है, वेवलेंथ लैम्डा है, फॉर्मूला हमारे पास है, कुछ अज्यूम भी नहीं किया तब भी आपका थर्ड ऑर्बिट है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, n = 3 हो जाएगा, खत्म। क्लियर है,
जैसे अगर मैं आपको पूछता क्वेश्चन कि नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन फिफ्थ ऑर्बिट, आंसर क्या हो जाता? n इज इक्वल टू 5, है ना? n इज इक्वल टू क्या हो जाता? 5। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेटिव डेटा ही नहीं दिया ना, तो कैलकुलेशन आप करोगे क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो उसको भी सीधा अज्यूम करना है, जो ऑर्बिट होगा वही उसका n होगा। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का नंबर क्या है जो होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एन इलेक्ट्रॉन is moving with a kinetic energy. An electron is moving with kinetic energy of 4.55 into 10 to the power minus 25 joules. What will be de Broglie wavelength? For this electron, इस इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? मतलब आपको निकालना क्या, फाइनली निकालना क्या है आपको कॉम्पिटिटिव के लिए? यहाँ पे लैम्डा निकालना है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या गिवन है आपको? काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.55 राइट इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल्स। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लो प्रॉपरली, इसको देखो किसी का बचा है तो। कुछ है नहीं वैसे कैलकुलेशन में, डायरेक्ट इसको आप आंसर लिखते हैं। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल दिया है। लैम्डा आपको निकालना है। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए तो हमें मास चाहिए होता है ना, वेलोसिटी चाहिए होता है। ना इधर वेलोसिटी दिया है ना मास दिया है, कैसे निकालेंगे हम लोग? बराबर है क्या? ये यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो जो दिया है उससे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करो। आपको फॉर्मूला पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, आपको निकालना यहाँ पे होता क्या है, एच अपॉन 2 पाई होता है, सॉरी एच अपॉन एम वी होता है, पी होता है ना, एच अपॉन क्या होता है, एम वी होता है, राइट? देवचरण नहीं, आंसर सही नहीं। ठीक, देख लो पहले, एच अपॉन एम वी होता है, इतना पता चला आपको? तो आपको चाहिए क्या, मास, आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी। एच तो आपको पता ही होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो आपको मास और वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे निकलेगा वो देखो। काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/2 mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर होता है। एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल। नहीं पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? वैसे पता होगा, फिजिक्स आपने आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, m इज मास, v इज वेलोसिटी। ये दिया है आपको। अब यहाँ पे किसका दिया है बताओ, इलेक्ट्रॉन का तो दिया है, यहाँ पे ये m हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, पता है कि नहीं? वेलोसिटी आपको निकालना है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10 टू द पावर, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे माइनस 25, बराबर है। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, मास मुझे पता है तो मैं 2 को उस साइड में भेज रहा हूँ। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4.55 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे होगा माइनस 25। नीचे क्या होगा, नीचे आएगा मास, m की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम में। यहाँ पे लिख लेना, m इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, राइट? हाँ, अब यहाँ पे
करेक्ट, नन सही आंसर आया है तुम्हारा। वेलोसिटी कैसे निकलेगा देखो, 2 इंटू 4.55 करोगे तो 9.1 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। 2 इंटू 4.55 तो ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे 9.1 है, ये भी हट गया। 31 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। सो 25 में से, सॉरी 31 में से 25 निकाल लोगे, प्लस 31 में से -25 में लेके जाओगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 31, ये नीचे माइनस से प्लस हुआ। 31 में से 25 गया, कितना बचेगा बताओ, 10 टू द पावर 6 बचेगा। बराबर है, आंसर किस में आएगा, ये मीटर यहाँ पे आया है, लेकिन ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। अभी तक हमारा आंसर यहाँ पे पूरा नहीं आया, वेलोसिटी का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब हमें निकालना है v, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, है ना। आपको पता है जब भी 10 टू द पावर पूछो और उसका स्क्वायर रूट हो तो उसका हाफ कर देना, तो 6 का हाफ हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर 3, ये आएगा मीटर में। ये आपका आया वेलोसिटी। अब आपके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, h की वैल्यू भी है, लैम्डा आपको निकालना है। अब आप वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -34 डिवाइडेड बाय मास आप ले लेते हैं यहाँ पे कितना जो हमारे पास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 10 टू द पावर कितना हो जाता, 3। सिंपल है, बराबर है, करेक्ट। तो 3 अगर ऊपर चला जाता मान लो तो -37 हो जाता, 37 में से 31 को निकाल लेते, ये भी ऊपर जाता तो प्लस होता, है ना। तो आंसर जो आता है वो 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 यहाँ पे बचता इनटू 10 टू द पावर प्लस -6 होता है यहाँ पे बचेगा, कितना होता, -6। ऊपर लेके जाओ, ये 3 को ऊपर लेके जाओ, -3 होगा, सो -3 इंटू 34 -37 हो जाता, -30 ये 31 को ऊपर लेके जाते तो +31 होता, बराबर है कि। सो 37 में से 31 को निकाल लेते और माइनस साइन लगा देते तो बचता कितना, -6। और इसको डिवीजन अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7.28 इंटू 10 टू द पावर कितना, -7 मीटर वेवलेंथ है ना। यस। क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ proton is 1/100, 1/100 of speed of light। लाइट की जो स्पीड होती है ना उसका 100 स्पीड है प्रोटॉन का, ऐसे मान बोला है उसने। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख लो। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा आपको निकालना है। अज्यूम दैट, वो बोल रहा है अज्यूम दैट 1 मोल ऑफ प्रोटॉन 1 mole of proton has mass equal to 1 gram, mass equal to 1 gram, right? Read the question अच्छे से। Speed of proton is 1/100th of the speed of light. What is the wavelength? Assume that 1 mole of proton has mass equal to 1 gram. Given जो है वो लिखते जाएंगे, बराबर है। स्पीड ऑफ प्रोटॉन जो है, मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो है ना इज इक्वल टू 1/100 है इसका स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सभी को पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 8 होता है कि नहीं है, बराबर है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली उसने गिवन है हमें, 100 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2, ये 3 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है हमें, 6 मीटर पर सेकंड। यस, करेक्ट। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन हैज मास इक्वल टू 1 ग्राम। तो आप लिखोगे 1 मोल प्रोटॉन मास ऑफ इज इक्वल टू 1 ग्राम। आपको 1 मोल प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी होती है, एक प्रोटॉन की निकालनी है, तो आपको मास भी चाहिए होगा एक प्रोटॉन का।
समझ में आ रहा है? ये 1 मोल प्रोटॉन का मास दिया, तो आपको चाहिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये निकालना है। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होगा, जितना आपको वेट दिया है डिवाइडेड बाय करोगे 1 मोल का नंबर, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय करोगे 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 अपॉन 1 मोल का मतलब कितना होता है बताओ, 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 23। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर होता है कि नहीं। सो 1 डिवाइडेड बाय आप ये करोगे तो आपको मास ऑफ 1 प्रोटॉन मिलेगा, करेक्ट है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, सो मेरे पास लैम्बडा था, h अपॉन mv है, मैंने h की वैल्यू लिख दिया 6.6 × 10⁻34, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे 1/6 इंटू मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर कितना 23, ये मैंने लिख दिया, बराबर, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू इंटू वेलोसिटी मुझे लेना है। वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी है 3 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 6, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये देखो 1 अपॉन जो वैल्यू होती है ना ऐसे, ये वैल्यू सीधा ऊपर जाएगी, ये वैल्यू सीधा कहा जाएगी ऊपर ऐसे, ये वाली वैल्यू इस ऊपर। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, बराबर, ये पूरा ऊपर गया, तो ये इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पूरा ऊपर गया, ये एंटायर क्वांटिटी 1 अपॉन है ना, पूरी एंटायर क्वांटिटी ऊपर जाती है। जैसे मान लो 1 अपॉन 1/2 अगर करोगे तो 2 ऊपर जाता है कि नहीं पूरा का पूरा, ऐसे हुआ ये, राइट, डिवाइडेड बाय, बचा क्या है बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 बचा है, 3 इंटू 10 टू द पावर क्या बचा है बताओ, 6 बचा है कि नहीं, करेक्ट। अब सॉल्व कर लो इसको, बताओ कितना आएगा। ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन जब लेने गए तो यहाँ पे वो किलोग्राम में लो, ठीक है, किलोग्राम में लेना है तो आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे, मतलब 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे 10 टू द पावर कितना आएगा -14 आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक होगी, चलता अभी चलता है, बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये टू क्वेश्चन क्या है, इन H atom if x is the radius of Bohr's orbit, de Broglie wavelength of electron in third orbit is, चार ऑप्शन भी वहां पे दिए हैं, राइट, 4 ऑप्शंस आर आल्सो गिवन, ट्राई करिए आंसर। हुआ क्या है इसमें, आपको बोला है कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में तो सबसे पहले Z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1, x इज द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, और आपको मैंने बोला था बोर ऑर्बिट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 वाला ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने लिख के दिया है आपको। तो n इज इक्वल टू 1 जो है उसका रेडियस आपको दिया है ना, उसका रेडियस दिया है r1, वो कितना बोला है उसने, x है, ऐसा मानना है, बोला है उन्होंने कि x है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कितना है, x, क्लियर है। और एक्चुअली ये रेडियस जो होता है बोर ऑर्बिट का, आपने फॉर्मूला भी पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 0.529 n स्क्वायर अपॉन क्या होता है z। अब z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1, आंसर कितना आता है बताओ, 0.529,
आंसर क्या होता है 0.529। मतलब x का मतलब आपको तो पता चलेगा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। ओके, हम यहाँ पे r1 इज इक्वल टू एक्स ही मान रहे हैं, कोई इशू। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि थर्ड ऑर्बिट जो होगा उसकी वेवलेंथ निकालनी है। अब आपको जब लैम्बडा निकालना होता है ना, तो आपका फॉर्मूला तो वही है, h अपॉन कितना होता है बताओ, mv। h अपॉन कितना होता है आपका फॉर्मूला, mv होता है, राइट। लेकिन आपको एक फॉर्मूला और भी पता है कि सरकमफरेंस 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा होता है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हमने लिख चुके हैं पहले, n इंटू क्या हो जाएगा, h अपॉन mv हो जाएगा, बराबर है। तो सरकमफरेंस अगर इतना भी पता चलेगा सरकमफरेंस, तब भी हमें वेवलेंथ पता चल जाएगा ना। n की वैल्यू तो हमें पता है, थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है करके, बराबर है, ठीक। तो अब मान लो आपको वेवलेंथ निकालना है थर्ड ऑर्बिट का, बराबर है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 3, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है ना, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और रेडियस हो जाएगी r3। रेडियस क्या हो जाएगी r3, हमें नहीं पता कितनी है रेडियस r3, क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये जो फॉर्मूला है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल वाला, वो चेंज हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा, थर्ड का निकालना है करके, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू कितना है 3, और पाई लैम्डा आपका यहाँ पे है इसलिए। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। आपको निकालना क्या है, लैम्डा। निकालना क्या है आपको, लैम्डा। इसके लिए आपको जरूरत क्या है बताओ, रेडियस की, क्योंकि पाई की वैल्यू तो सबको पता ही होती है कि नहीं, पाई की वैल्यू तो सबको पता है, हाँ, करेक्ट। तो रेडियस नहीं है हमारे पास, रेडियस कैसे निकालेंगे, r1 की रेडियस आपको पता है x है, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व किया हमने। जब n इज इक्वल टू 3 होता है, सो r कितना होता है बताओ, रेडियस, थर्ड रेडियस कितना होगा 0.529। फॉर्मूला हमें पता है कैसे रखना है, n स्क्वायर अपॉन क्या लेना है हमें, z लेना है, बताओ 0.529, राइट, मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू कितना लिया हमने 3, सो 3 का क्या हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, और z तो हमारा वही है हाइड्रोजन एटम 1, करेक्ट। आंसर कितना आता बताओ, ये आता 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाता 9, 3 का स्क्वायर को हो जाता है यहाँ पे 9। अब r1 बाय r3 अगर आप करोगे, r1 बाय क्या कर रहा हूं मैं r3, तो वैल्यू क्या आएगी, r1 की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे आई है 0.529, डिवाइडेड बाय r3 ले रहा हूं मैं 0.529, मल्टीप्लाइड बाय 9, ये तो कैंसिल हो गया। तो r1 बाय r3 कितना आया बताओ, 1/9 आया। मतलब r3 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, r3 इधर भेजा 9 इधर भेजा, दैट इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू r1। लेकिन r1 मतलब क्या है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू क्या x, तो r3 की वैल्यू कितनी पता चली बताओ, 9x। अब ये r3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करो, यहाँ पे पुटअप जैसे आप करोगे r3 की वैल्यू, तो इक्वेशन हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे r3 का मतलब हो जाएगा 9x, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई, 3 लैम्डा, सॉरी, क्या हो जाएगा 3 लैम्डा। वेवलेंथ हमारा, हमें निकालनी वेवलेंथ, तो 3 को मैं इधर भेजूंगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये पे 9, 18, 18 पाई एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये 18 पाई एक्स अपॉन हो जाएगा 3, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, 3 से डिवीजन डालो, सो ये कितना आएगा 6 पाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। तो आंसर आना चाहिए आपका 6 पाई एक्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पोर्शन हमारा छूट गया था बोर्स थ्योरी में, है ना, वेलोसिटी हमारा रह गया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें आज करेंगे, जल्दी हो जाएगा, बस आप देखो इसको समझो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ये ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सभी को पता है ना, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक चीज आप नोट कर लो कि यहाँ से न्यूक्लियस के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, और आपको पूछ लिया कि इन दोनों ऑर्बिट में से कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, तो आप बोलोगे जो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है ना, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है।
जो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है ना उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जितना दूर होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो सेकंड में थर्ड में, उतनी वेलोसिटी उसकी कम होती है। हम देखेंगे अभी इक्वेशन में भी देखेंगे, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, कोई भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी किसी में भी प्रेजेंट होगा, उसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला इज इक्वल टू, नोट कर लो इसको, 2 पाई a into z e to the power 2 upon nh। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता है, के इज ए कांस्टेंट है, ये आपको पता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, खास करके इलेक्ट्रॉन के बारे में, राइट। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन सा शेल का नंबर है वो बताना है, 1 2 3 4। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको पता है एच की वैल्यू हमें पता है, पाई की पता है, के की पता होती है, राइट। ए की भी वैल्यू हमें पता है, बस जेड और एन की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द एटम, कौन सा एटम हमें दिया है, हाइड्रोजन दिया, हीलियम दिया, लिथियम दिया, उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर चेंज होगा। और कौन सा ऑर्बिट बोला है 1 2 3 4, उसके हिसाब से एन चेंज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, बराबर है। बाकी जब मैं इस पाई की, के की, ई की और एच की वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो फाइनली मुझे इक्वेशन जो मिलता है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है 2.18 into 10 to the power 8 10 to the power 8 z upon n, z upon n। ये यूनिट इसका होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ना, यूनिट आएगा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में लेते तो वेलोसिटी हो जाती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड हो जाता है, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जेड बाय एन 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मीटर पर सेकंड में लेना हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना हो, तो आप 10 टू द पावर 8 कर देना, जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, करेक्ट। अब इस इक्वेशन से ही जैसे मैंने आपको ये रिलेशन बताया था, है ना, रिलेशन कैसे बताया था कि भाई जितना न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जैसे ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 में प्रेजेंट है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, 2 में तो उससे कम होगी, 3 में तो और कम होगी। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के तरफ का डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वेलोसिटी क्या होती है, कम। इसलिए एन की वैल्यू जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि एन की वैल्यू कम होगी, एन की वैल्यू कम तो वेलोसिटी ज्यादा, ऐसा रिलेशन है। दैट इज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन। velocity is inversely proportional to क्या होता है, n, that is principal quantum number, that is orbit का number, that is number of orbit। क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इसका कैलकुलेशन वेलोसिटी का, राइट, और ये पूरा पोर्शन जो हो जाएगा डी ब्रॉगली से लेके वेलोसिटी वाला, और बोर्स मॉडल भी पूरा खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, और आपके डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे उस यहाँ तक पोर्शन के।